जानते हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बताइए, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? दोनों में अंतर होता है, क्या आपको पता है कुछ? हाँ बेटे बिल्कुल बता सकते, बेझिझक। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है? और आप लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोगों को क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे आप लोग, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे। व्यवस्था का मेन उद्देश्य पैसा होता है, ऐसा होता है। अर्थशास्त्र में जैसे कि एक होता है सेमेस्टिक और नेफ्टी और सेमेस्टिक दोनों की लेकर चला जाता है अर्थशास्त्र कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था शब्द क्या पूरा है या इसमें कुछ और भी जुड़ेगा तभी कंप्लीट होगा? कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे देखिए अर्थव्यवस्था शब्द अधूरा है। अर्थव्यवस्था के आगे आपको किसी न किसी देश का नाम जोड़ना पड़ेगा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है जिसके आगे किसी देश का नाम नहीं होता है, वो अपने आप में एक विषय है जो एक साइंस की तरह वर्क करता है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं और ये अलग अलग देश की अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो आपके पास संसाधन है उसका किसी भी देश का जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से अपने देश के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे को यानी कि मनी को सेंटर में रख के जो व्यवस्था बनाती है, जो कार्य करती है, वो उसका अध्ययन किसमें करेंगे? अर्थव्यवस्था में करते हैं। यानी कि आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट है आप लोगों की सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो बजट इकट्ठा करती है, उसका उपयोग करके जो काम करती है, ये किसमें करती है? अर्थव्यवस्था के तहत। जैसे सरकार बजट बनाती है, हर साल बजट बनाती है और फिर उससे आप लोगों के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्य और बहुत सारे आर्थिक कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं हर साल। तो ये किसके तहत किया जाता है? अर्थव्यवस्था के तहत किया जाता है। और हर देश का अपना अर्थव्यवस्था है, उसके कई प्रकार हैं, वो भी हम बताएंगे कि किस किस आधार पर इसको अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। और अर्थशास्त्र क्या है? ये अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। इसमें पूरे जो मतलब देश के लिए या कहीं की पूरी दुनिया के लिए अर्थशास्त्र एक ही होता है। अमेरिका का या भारत का या चीन का अलग नहीं होता। एक सब्जेक्ट है जो सभी के लिए समान होता है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? जब हम अर्थ को यानी कि पैसे को सेंटर में रख करके गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करती है, तो वो क्या हो जाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थशास्त्र और ब्रॉड है और अलग है। और जो आप बता रहे थे बेटे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये होता है अर्थशास्त्र के दो घटक होते हैं। एक होता है व्यष्टि, व्यष्टि को क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि को क्या कहेंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स या इसी को व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके तहत हम क्या अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म, हाँ बताएं, सही है। एक परिवार, एक उद्योग, एकदम सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी इकाई। जैसे आप लोग इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर न्यूनतम इकाई लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति, एक बेंच, एक मार्कर, ये सब क्या होगा? न्यूनतम इकाई होगा। अधिकतम में क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा। यानी कि व्यष्टि में या सूक्ष्म में या माइक्रो अर्थशास्त्र में हम एकदम न्यूनतम इकाई को पढ़ते हैं, जिसमें एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म या एक उद्योग हो सकते हैं। यानी कि उसमें सिंगल बॉडी को लिया जाएगा। और समष्टि अर्थशास्त्र को हम बृहद अर्थशास्त्र या इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके तहत हम संपूर्ण इकाई को लेते हैं। जैसे कि भारत की बजट और बेरोजगारी, इसके अलावा मुद्रास्फीति, इसके अलावा और क्या हो सकता है? गरीबी। यानी कि जब हम बड़े स्तर पे पढ़ेंगे वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? संपूर्ण को लेंगे, बड़े पैमाने को लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? बृहद अर्थव्यवस्था या इसी को माइक्रो इकोनॉमी या इसी को आप क्या कहेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। यानी कि उसके तहत क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा। जैसे बजट सरकार बनाती है तो किसी एक इंसान के लिए तो बनाती नहीं है,
सभी लोग शामिल होते हैं। या जब हम बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें एक व्यक्ति का तो अध्ययन करते नहीं कि एक इंसान बेरोजगार है, यानी कि भारत में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, कितने प्रकार की बेरोजगारी है, किस स्तर की बेरोजगारी है, यानी कि पूरे संपूर्ण बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। या जब हम मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे तब उसमें हम क्या देखते हैं कि पूरे भारत की जो मुद्रा है उसमें लेते हैं कि उसमें कितनी उसकी जो मूल्य की वैल्यू उसमें कितनी गिरावट आई है। अब ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको चैप्टर में मिलेगा, मुद्रास्फीति का चैप्टर मिलेगा, बेरोजगारी का मिलेगा, गरीबी का मिलेगा, वो सारे पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आज आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, जब ये आप समझ जाएंगे तो इसके बाद फिर हम सारे चैप्टर को बहुत ही ब्रॉड तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है कि व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र क्या है, समझ में आ रहा है। यानी कि जब सबसे सूक्ष्म इकाई यानी कि सबसे छोटे इकाई या सिंगल पर्सन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। लेकिन जब हम संपूर्ण इकाई को उसमें ले लेंगे, सभी को एक साथ ले लेंगे, तब वो आपका क्या हो जाएगा, बृहद अर्थशास्त्र, मतलब जो पूरी ब्रॉड स्तर की है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर सरकार अपने देश की जनता की सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए पैसे को सेंटर में रख के या बजट को सेंटर में रख के कोई भी काम करती है, कोई भी योजना बनाती है, तो वो हम किस में अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था में हम अध्ययन करते हैं। आपके देश में जो संसाधन है, आपके देश में जैसे संसाधन क्या है, पेड़ पौधे, कोयला, पेट्रोलियम, जमीन, ये सब क्या है, आपके देश की संसाधन है, प्रॉपर्टी है। अगर इस ये सीमित है ना, आपके पास जो लैंड है वो सीमित है कि नहीं, पेड़ पौधे जो है वो सीमित है कि नहीं, कोयले का, पेट्रोलियम का जो भंडार है वो सीमित है कि नहीं, पीने वाला जो पानी है, जो स्वच्छ जल है वो सीमित है कि नहीं, है ना। अगर इसका अनलिमिटेड या असीमित तरीके से हम प्रयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे कि नहीं, समाप्त हो जाएंगे ना। तो आपके देश में जो संसाधन है, जो सीमित और अमूल्य संसाधन है, जो आपका वाटर है, यानी कि जो मीठे पानी का सोर्स है, या लैंड है, या जो पेड़ पौधे या कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए, मान लीजिए जो आपका मीठी पानी का सोर्स है वो ख़त्म हो जाए तो मीठा पानी फिर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, या कोयले का जो भंडार है वो समाप्त हो जाए तो क्या आप कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो क्या बना सकते हैं, नहीं। तो ये कैसे हैं, बहुत ही मूल्यवान है या बहुमूल्य है, और साथ ही क्या है, सीमित है। यानी कि आपके देश में उपस्थित सीमित और बहुमूल्य संसाधनों का जब सही तरीके से उपयोग करके सरकार आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है, तब उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, अर्थशास्त्र में। लेकिन सरकार जब आप लोगों की सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे का उपयोग करती है, तब वो क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था। तो जो असीमित संसाधन है उसको हम किसे पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के तहत। उसके तहत सरकार देखती है कि हमारे पास ये जो बहुमूल्य सीमित संसाधन हैं, इनका उपयोग हमें कैसे करना है कि हम अपने देश की जनता की या कि इंसानों की, लोगों की, समाज की या पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो किसमें आ जाएगा, आपका अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था में आपने जो है देखा कि जो पैसा है, जो मनी है, उसका उपयोग सरकार कर रही है अपने देश की जनता की सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अर्थशास्त्र में आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मतलब जो है सीमित और बहुमूल्य संसाधन है, सीमित और बहुमूल्य संसाधन है, उनका हम कैसे उपयोग करके अपनी असीमित ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, या जो सरकार है वो अपनी असीमित ज़रूरतों को उन सीमित संसाधनों से कैसे उपयोग करेगी, कैसे पूरा करेगी कि वो अच्छे से पूरा हो जाए। जैसे इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो सीमित होती हैं क्या, नहीं। अगर आप उन्हें सीमित ना करिए तो कितनी है, असीमित है। कभी भी आपकी इच्छाएं या आपकी जो इमेजिनेशन है वो कम नहीं होती। जब आप पहले आप सोचते हैं कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में डिग्रियाँ पाने के बाद आप क्या सोचेंगे कि आपको कोई जॉब मिल जाए, और जब नहीं मिल रहा होता तो आप सोचते हैं कोई छोटा मोटा ही जॉब मिल जाए। लेकिन जब आपको छोटा जॉब मिलेगा तो आप क्या सोचेंगे, और बड़ा जॉब मिलना चाहिए जिसमें हम और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और अगर आपको और बड़ा जॉब मिल जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि हमें और भी बेहतर कुछ काम करना चाहिए जिससे हमारे पास और भी ज़्यादा इनकम आए और हम
अपनी और भी ज़्यादा इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो आपकी जो इच्छाएं हैं या जो ज़रूरतें हैं, अगर आप उसे सीमित ना करें जानबूझकर, तो क्या है, वह सीमित है। ऐसे जो गवर्नमेंट है ये जो काम करती है, अगर उसको वो लिमिट में रह के या व्यवस्थित तरीके से ना करे तो क्या हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें असीमित हैं। लेकिन संसाधन कितनी है, सीमित है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीमित और बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करके असीमित अपनी ज़रूरतों को या जनता की ज़रूरतों को या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार जो तरीके अपनाती है, वो सबको हम किसमें पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और अर्थशास्त्र का ही हम व्यवहारिक रूप से अध्ययन किसमें करते हैं, अर्थव्यवस्था में। जैसे व्यवहारिक अध्ययन मतलब समझते हैं, व्यवहारिक मतलब उसे हम अपने जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, महात्मा जो बुद्ध हैं वो कहते थे कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो अहिंसा व्रत मतलब ये अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो एक सिद्धांत है, एक नियम है जो एक महान पुरुष के द्वारा या भगवान के द्वारा, जिन्हें मतलब बाद में भगवान का दर्जा दे दिया गया या महापुरुष कह सकते हैं, जिनके द्वारा बनाया गया। लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में जब लागू करना होगा तो आप उसके लिए ऐसा दिनचर्या अपनाएंगे ना कि आपको अहिंसा ना करना पड़े, मतलब किसी की हिंसा ना करना पड़े, किसी को नुकसान ना पहुंचाना पड़े मन वचन कर्म से किसी की तरह से। तो इसको आप कैसे लागू करें कि आपको किसी को नुकसान ना पहुंचाना पड़े, तो क्या हो गया, ये व्यवहारिक हो गया। लेकिन ये क्या है, एक सिद्धांत है। वैसे ही अर्थशास्त्र में क्या है, सिद्धांत है, नियम है, कानून है, और ये उसी पर ही काम करता है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक व्यवहारिक अध्ययन है। अर्थव्यवस्था में हम किसका व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं इसे और भी आसान कर दूँगी आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए हो सकता है ये सब्जेक्ट नया हो, अभी आज फर्स्ट डे है, एक दो दिन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा और लंबे समय तक याद रहने वाला विषय है, जल्दी भूलता नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पहले तो पता होना चाहिए कि दो अलग चीज़ें हैं। दूसरा ये पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। तीसरा ये पता होना चाहिए कि दोनों के जो तरीके हैं काम करने के, वो भी अंतर उसमें भी देखने को मिलता है। जैसे अर्थ जो व्यवस्था है, इसमें आप पढ़ रहे हैं कि कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसके 3 सिद्धांत होते हैं। एक होता है उपभोक्ता सिद्धांत, दूसरा होता है उत्पादक सिद्धांत, तीसरा होता है मूल्य सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के कितने सिद्धांत हैं या कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। पहला क्या, उत्पादक सिद्धांत, दूसरा उपभोक्ता सिद्धांत और तीसरा मूल्य। अगर उपभोक्ता सिद्धांत की बात करें तो इसका मतलब होता है कि उपभोक्ता मतलब यहाँ हम सब क्या हैं, उपभोक्ता, यानी कि हर चीज़ का हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो आप उपभोग कोई भी चीज़ का करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको कपड़े का भोग करना है, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आपके घर में कोई गार्जियन होंगे, फादर मदर या ब्रदर, कोई भी जो पैसे को लाते हैं कमा के, फिर उसका वो घर में हर तरह से हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उपभोक्ता सिद्धांत में हम या घटक में क्या पढ़ेंगे, यानी कि एक उपभोक्ता अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास जो इनकम है वो कैसे प्रयोग करेगा कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरा हो जाए। जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरा हो जाएंगी तो क्या करेगा, उसे एक संतुष्टि मिलती है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का जो मंथली इनकम है वो 50,000 है। अब उन्हें घर में बुजुर्गों की दवाई भी देखनी है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, प्लस घर में खाने पीने की संसाधनों को भी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो कैसे वो अपनी मंथली जो 50,000 रुपये हैं उसका उपयोग करें कि घर के हर सदस्य की ज़रूरतों को वो हर महीने पूरा कर लें। जब वो इस चीज़ को पूरा कर लेंगे तो उन्हें क्या होगा, एक सुकून मिलेगा कि चलो इस महीने का काम खत्म हो गया। तो ये जो सुकून मिलता है अपनी सारी ज़रूरतों को या मदों को पूरा करने के बाद, ये जिसमें हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता सिद्धांत में। तो अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, पहला घटक क्या है, उपभोक्ता सिद्धांत। या जो भी चीज़ें हैं उसका आप किस तरह से सही तरीके से उपभोग करें कि आपको जो लास्ट में संतुष्टि आती है, इसका अध्ययन हम किसमें कर रहे हैं, उपभोक्ता सिद्धांत में। दूसरा है उत्पादक सिद्धांत। आप सभी जानते हैं, आपको जो शहरों में जो सामान मिलते हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादित होंगे। जैसे साग सब्जियां, फल या अनाज या कोई भी चीज़, वो कोई ना कोई उत्पादित करता होगा तब आप तक पहुँचता है। जो उत्पादित करता है वो यूं ही तो नहीं करता होगा, यानी कि उसमें भी कुछ वर्क करते होंगे नियम कानून सिद्धांत। जैसे आप सभी को पता है कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत आगे बढ़ेंगे। जिस चीज़ का डिमांड होता है हम उसी का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, या जितना डिमांड उतनी ही ज़्यादा सप्लाई होती है। तो आप
शहरों में चूँकि ज़्यादा डिमांड होता है, इसलिए देखिए गांव क्षेत्र में सब्जियों का या अनाजों का या फलों का उत्पादन करने के बाद लोग क्या करते हैं, शहरों में ले जा करके बेचते हैं और उससे अच्छा पैसा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो आपने देखा उपभोक्ता घटक, दूसरा क्या है उत्पादन सिद्धांत। तो उत्पादन में इस सिद्धांत के तहत हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो उत्पादक है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन से वस्तु का डिमांड है, कौन सी वस्तु का डिमांड है और साथ ही कितना डिमांड है। अगर उसे इस चीज़ का पता नहीं रहेगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु सस्ती है मार्केट में, कोई भी सब्जी आप ले लीजिए, मान लीजिए प्याज है वो 20 रुपये केजी है, और अगर उत्पादन करने वाले को नहीं पता है कि प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है और उसने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया, तो क्या मार्केट में बेचने के बाद उसे मुनाफा होगा? नहीं। अगर कोई दूसरी सब्जी है वही उसकी कीमत ज़्यादा है और उत्पादन करने वाले को पता है कि इसकी क्वांटिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है और वो उस चीज़ का उत्पादन करता है, तो उसे लाभ होगा कि नहीं? होगा ना। यानी कि उत्पादक जो सिद्धांत है इसके तहत जो उत्पादन करता है वो देखता है कि कौन सी चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो उत्पादन करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त कर सके, लाभ। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो किस लिए करते हैं, लाभ के लिए, फायदे के लिए। तो फायदा तभी उसको मिलेगा जब उसे पता होगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है। तो दूसरा सिद्धांत या घटक क्या हो गया आपका, उत्पादन सिद्धांत या उत्पादन घटक, जिसके तहत मार्केट में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है ये ध्यान में रखते हुए उत्पादन किया जाता है और उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है आपका मूल्य सिद्धांत। मूल्य मतलब प्राइस, कि किसी भी वस्तु का आप देखें ना समय के साथ धीरे धीरे हर वस्तु का कीमत बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये कीमत बढ़ाता कौन है, आरबीआई मुद्रा की वैल्यू को कंट्रोल करती है। मुद्रा की वैल्यू कितनी बढ़ानी है कितनी घटानी है ये मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई करती है, ठीक। और राजकोषीय नीति के तहत सरकार बाकी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो जो वस्तुओं की कीमतें हैं ये अचानक से बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं या घट ना जाएं। अगर अचानक से बढ़ जाएंगी तो समस्या होगा कि नहीं। जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत इनकम नहीं है, उनके पहुंच से वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी कि नहीं, हो जाएंगी, तो उनको समस्या होगी। और अगर उनको समस्या होगी तो फिर गवर्नमेंट को भी क्या होगा, दिक्कत होगा। और अगर किसी वस्तु की जो कीमत है उसे अचानक से बहुत ज़्यादा घटा दिया जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं, होगा। क्योंकि अगर कीमत बहुत ज़्यादा घटेगा तो जो उत्पादन करने वाला है क्या वो अगली बार उस चीज़ का उत्पादन करेगा, नहीं करेगा। अगर उत्पादन करने वाला उत्पादन नहीं करेगा तो क्या लोगों की ज़रूरतें पूरा होंगी, नहीं होंगी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा घटक है, मूल्य सिद्धांत। अगर वस्तु का जो मूल्य है वो सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए, सही तरीके से बढ़ाया ना जाए, सही तरीके से ना रखा जाए तो दिक्कत क्या हो जाएगा, समस्या उत्पन्न होगा। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो मूल्य है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है सरकार, तो वही जाकर के क्या होता है, मुद्रास्फीति को जन्म देती है। जब वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बहुत महंगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और जो पैसे की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये सारी चीज़ें आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, फिर आप लोग खुद ही समझ जाएंगे हर चैप्टर में आपको क्या बताया गया है और वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक ना, समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को कोई असुविधा अगर हो रही है तो बेझिझक पूछेगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगी, मनीष हैं, आप हैं, आप सबको पता है कि आज मैं जो भी पढ़ाऊँगी मैं नेक्स्ट डे इससे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं ओरली भी पूछूँगी और मैं इसका टेस्ट भी लूँगी कि आप लोगों ने मेरी बात को सही से समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तो अच्छे से सुनना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिएगा तो मैं आप लोगों को नोट भी करा दूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों से फिर आउटपुट भी चाहिए। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग समझ रहे थे या नहीं, आप लोगों ने घर जाके रिविज़न किया या नहीं, ठीक ना। तो बात को ध्यान से समझिएगा। मैं नेक्स्ट डे हर लाइन से क्वेश्चन पूछूंगी और हर बच्चे को बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में हम किसका अध्ययन करते हैं, क्लियर है, किसी को कोई समस्या। तो अर्थव्यवस्था तो आप लोगों को समझ में आ गया, साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया कि अर्थ जो आपका अर्थशास्त्र है ये क्या है। अर्थ
अर्थशास्त्र दो प्रकार का है, ये भी मैंने आपको बता दिया, आपका व्यष्टि और आपका समष्टि। व्यष्टि में हम क्या पढ़ते हैं या इसी को सूक्ष्म में अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अगर आपसे पूछें कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन हम किसके तहत करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत। बेरोजगारी और आपका मुद्रास्फीति, बजट, राजकोषीय मतलब राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इस सब का अध्ययन हम किसके तहत करेंगे, समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र के तहत करेंगे, है ना। और एक एक पॉइंट जो आपको मैं बोल रही हूँ, इन सब का चैप्टर है, उसके तहत आप लोगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। ये सोच के मत घबराइएगा कि मुद्रास्फीति क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, ये सोच के मत घबराइएगा। अभी ये सारे चैप्टर आएंगे आपके सामने, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि अर्थ जो व्यवस्था है, इसे भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। जैसे सरकार के हस्तक्षेप के आधार पे दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। क्या बता सकते हैं कि सरकार के भूमिका के आधार पे, गवर्नमेंट की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा गया है। दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। पहला समाजवादी, बहुत अच्छी, मैंने इसको याद है। आपका जो सरकार की भूमिका है, उसके आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 1-2 एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई भी देश, अमेरिका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका क्या है, अमेरिका। इसके अलावा ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ये सब भी हैं आपके आएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बताइए। प्लीज याद है कुछ, या किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी पता है बेझिझक बोल सकते हैं। अगर गलत होगा तो मैं आपको सही बताऊंगी, और सही होगा बहुत अच्छी बात है। उत्पादन और उपभोग, इसके उत्पादन और कितना सप्लाई होनी है, सरकार पर बहुत कम होता है चीज़ होती है, मतलब इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है कि उत्पादन क्या होगा, कितना होगा, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल या हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका स्वामित्व होता है, पूंजीपति या निजी वर्ग का होता है। किसका होता है, निजी वर्ग का होता है या पूंजीपतियों का होता है। मार्केट में कौन सी चीज़ें उत्पादित होंगी, कितना उत्पादित होंगी, ये सब कौन निर्धारित करेगा, निजी वर्ग या निजी लोग इसको निर्धारित करते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और यहाँ पे किसी भी वस्तु का उत्पादन कितना होगा, उसका मूल्य क्या होगा या सप्लाई कितनी होगी, ये मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। जितना डिमांड उतनी ही ज़्यादा उत्पादन, उतना ही ज़्यादा पूर्ति। अगर वहाँ पे एक सेब का जो दाम है वो $50 भी हो जाए तो सरकार नहीं कह सकती कि एक सेब का जो दाम है वो $50 नहीं होना चाहिए। अगर उसका डिमांड इतना ज़्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अगर उनकी पहुँच में नहीं आता है तो वो सेब ना खाएं, लेकिन सरकार नहीं कहेगी कि सेब का दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ रहे हैं कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये कौन कंट्रोल करता है, निजी वर्ग या पूंजीपति वर्ग करते हैं। और यहाँ पे जो घटक होता है, जिसको पूरी तरह से कहिए जिसके आधार पे काम होता है, वो है मांग और आपूर्ति। तो पहली बात कि यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, स्वामित्व किसके हाथ में होगा, पूंजीपति वर्ग या निजी हाथ में होगा। तीसरा, ये किस आधार पे काम करेगा, तो मांग और आपूर्ति के आधार पे काम करेगा। चौथा, यहाँ पे आपको वैरायटीज बहुत मिलेंगी। और पांचवा, गुणवत्ता होगा। वैरायटीज मिलेगी का मतलब समझ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत होंगे आपके पास। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल कितना है आपके बस्ती में, 50 से कम है, बस गिने चुने 1 से 2। लेकिन प्राइवेट्स देख लीजिए, हर गली में है। और प्राइवेट्स में आपको सुविधाएं कहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, प्राइवेट्स में मिलती हैं। तत्काल सुविधाएं जैसी चाहिए वैसी सुविधाएं आपको कहाँ मिल रही हैं, प्राइवेट्स में मिल रही हैं। तो ऑप्शंस किसके ज़्यादा हैं, प्राइवेट्स के ज़्यादा हैं। प्राइवेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, निजी लोगों का, जो निजी लोग हैं उनका ज़्यादा, उस पर सरकार का कोई
कंट्रोल नहीं रहता। गुणवत्ता किसकी ज़्यादा अच्छी है? प्राइवेट की अच्छी है ना। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ऑप्शंस मिलेंगे कि नहीं, वैरायटीज होगी कि नहीं, गुणवत्ता होगा कि नहीं। तो ये अगर आ जाए एग्जाम में कि वैरायटीज और गुणवत्ता की सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शंस कौन सी अर्थव्यवस्था में मिलेगा, तो किसमें मिलेगा? पूंजीवादी में मिलेगा। कंपटीशन जिसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ये कौन सी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा देखने को मिलेगा? पूंजीवादी में। निजी अर्थव्यवस्था जहाँ भी निजी लोगों का ज़्यादा रहेगा स्वामित्व, तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। अगर गवर्नमेंट की चीज़ें रहेंगी तो उसमें कंपटीशन नहीं होगा। अगर निजी चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज या कोई हॉस्पिटल खुला है, किसी एक व्यक्ति ने खोला, उसने जो सुविधाएं दी, दूसरे व्यक्ति ने कंपटीशन में उससे भी बड़ा हॉस्पिटल या उससे भी बड़ा स्कूल कॉलेज खोला और उससे भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दे दी, तो लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ ज़्यादा सुविधाएं होंगी। तो ऑप्शंस आपको कहाँ मिल रही हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कंपटीशन भी कहाँ देखने को मिलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और तेजी से विकास होने की संभावना इसलिए ज़्यादा कहाँ रहती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है ना। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, और जब मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट भी तो देखने को मिलेगा। तो ये सारी क्वालिटीज किसकी हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पहली क्या हुई? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा क्या हो गया? निजी स्वामित्व होगा, निजी लोगों का वहाँ पे दबदबा होगा। तीसरा क्या है? मांग और आपूर्ति ही डिसाइड करेगी कि कोई वस्तु का उत्पादन कितना होगा और कितना नहीं होगा। और इसके अलावा कंपटीशन बहुत होगा, साथ ही वैरायटीज बहुत मिलेंगी आपको, ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, और इसके अलावा गुणवत्ता भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए देखिए अमेरिका की जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? सबसे बेहतर मानी जाती हैं। वहाँ पे गुणवत्ता ज़्यादा देखने को मिलता है। भले वो महंगी होती है लेकिन वो क्या होती है? उसमें गुणवत्ता होती है। और आपके यहाँ क्या है? गुणवत्ता देखने को बहुत कम मिलता है। हालांकि आपके यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे आपको गुणवत्ता वाली चीज़ें भी मिलेंगी और ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जिसमें क्वालिटी बहुत कम होता है, क्योंकि ये मिश्रित है। आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्लियर हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और क्या क्या उसमें विशेषता होगी तो उसको आप समझाएंगे कि पूंजीवादी है, वो भी समझ में आ गया। और इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अमेरिका का, साथ ही यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें कई सारी जो कंट्रीज हैं वो कैसी हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती हैं। दूसरा कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका पड़ोसी देश चीन, वहाँ साम्यवादी देखने को मिलता है। समाजवादी में क्या है? चाइना। चीन जो है ये क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? बताएं। सरकार का इसमें प्रभाव कम रहेगा। इसमें कम रहेगा? ज़्यादा है। पूंजीवाद इसमें कम रहता है। हाँ, सेम अपोजिट। यानी कि जितना संसाधन है, जो भी संसाधन होगा उसमें किसका स्वामित्व होगा? सरकार का। पूरी तरह से सारी चीजें किसके कंट्रोल में रहेंगी? सरकार के कंट्रोल में रहेंगी। पूरा उत्पादन क्या चीज का होगा, कितना उत्पादन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? सरकार करेगी। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा क्या होगा? कम देखने को मिलेगा, वैरायटीज भी कम होंगे। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और आपका जो तीसरा है वो कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन माना जाएगा? आपका इंडिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के क्वेश्चन है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कोई नहीं मिली। अच्छा प्रयास किया आपने। और सही उत्तर कौन बताएगा? अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं, क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था? क्या मिले? जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों सही है। हाँ, इसको और भी अच्छी तरीके से कोई बता सकता है क्या? और भी सटीक? सही है। क्या कोई सटीक तरीके से बता? बिजनेसमैन की मांग को और जनता की मांग दोनों को लेकर चला जाता है एक साथ। ठीक है, और कुछ? ठीक है, प्रयास जारी रखिए। जहाँ पे निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व हो, दोनों का
मिला जुला काम करने का तरीका पाया जाए वो क्या है आपका मिश्रित। यानी कि निजी के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा सरकारी, या इसी को सरकारी को हम क्या कहते हैं सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व पाया जाए वो क्या होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अच्छा, भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया गया होगा, ये भी क्वेश्चन है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था भी क्यों अपनाया, पूंजीवादी या समाजवादी क्यों नहीं अपनाया, क्या थोड़ा बहुत बता पूंजीवाद सकते के हैं? लिए में पहले उसका धन होना जरूरी है। जब देश आज़ाद हो उसमें उसकी स्थिति ऐसा नहीं कि पूंजीवाद अपनाया जाए। सही है, बहुत अच्छी। और कुछ बता सकते हैं? ये तो बिल्कुल सही है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास पैसे की, धन की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने भारत को बहुत ही एक तरीके से पूरी तरह से क्या किया, यहाँ से धन का निष्कासन किया था, धन का बहिर्गमन किया था। एक पुस्तक लिखी है ना दादा भाई नौरोजी ने, धन का बहिर्गमन या प्रेरणा है क्या, धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पहले भारत के पहले अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो पहली बात कि हमारे पास धन नहीं था, पैसे की कमी थी। अगर आप कोई भी चीज़ लगा, जैसे मान लीजिए जो सरकार है उन्होंने इसलिए उस समय आप सभी को पता है कि देश में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति देश की बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो उस समय पैसे की कमी है सरकार के पास भी और निजी लोगों के पास भी। जब निजी लोगों के पास पैसा होगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी तो वो देश की अर्थव्यवस्था को चला पाएंगे। तो जो निजी लोग हैं वो क्या है, उनके पास पैसे की कमी है। समाजवादी हमने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि सरकार के पास क्या है, पैसे की कमी है। समाजवादी में आपने अभी पढ़ा कि जो सारा व्यवस्था है वो कौन देखती है, गवर्नमेंट देखती है, और गवर्नमेंट के पास क्या है, पैसे ही नहीं है। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपनी जनता की जरूरतों को कैसे पूरा करेगी, इसलिए वो समाजवादी नहीं अपना सकती थी। पूंजीवादी क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि जो पूंजीपति हैं उनके पास भी पैसे का कमी है, अभाव है, इसलिए वो भी नहीं अपना सकती थी। उस समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। और दूसरा, अभी तो देश इतनी मुश्किल से आज़ाद हुआ था, सरकार अभी डर रही थी कि अगर कुछ चंदा लोगों के हाथ में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दे देंगे तो इससे भी क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एक जो कंपनी आई थी व्यापार के लिए, उस पर हमारे यहाँ के राजाओं का और सरकारों का कंट्रोल ना होने की वजह से उसने क्या किया, देश को गुलाम बना लिया और इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो इसलिए अभी क्या करे, सरकार क्या है, डरी हुई है कि ऐसी कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए सरकार कंट्रोल रखना चाहती थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी समस्याएं थी। तो अर्थ जो आपका मिश्रित अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था है, इसके में क्या होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र क्या करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। यहाँ पे क्या जो निजी क्षेत्र है क्या ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, क्या ये पूंजीपति जो होते हैं क्या यहाँ पे इनके ऊपर सरकार का मतलब जो गवर्नमेंट हमारी को कंट्रोल करती है या नहीं, पाबंदियाँ रहती हैं, करती है ना, सरकार का इस पे कंट्रोल रहता है। यानी कि निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर रहा है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन निजी क्षेत्र को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है ताकि वो मनमानी न करे। क्यों सरकार कंट्रोल करती है, बताएं क्यों सरकार कंट्रोल करती है? रीजन, आपके देश की जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो गई है, भारत की हो गई है। और सबसे ज़्यादा गरीबों की जनसंख्या कहाँ है, भारत में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग कहाँ हैं, भारत में। शिक्षा की स्थिति भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे में जनता अशिक्षित है, बेरोजगार है, गरीब है, पिछड़ा है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे किसको आना पड़ेगा, सरकार को। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो निजी लोग होते हैं वो सिर्फ क्या देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं, मुनाफा देखते हैं। जिस चीज़ में उनका फ़ायदा होगा वो वही चीज़ उत्पादित करेंगे, और चाहे उसका कीमत कितना भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, उन्हें समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अपने देश की जनता की ज़रूरतों को पूरा करने का या उन्हें और आगे लाने का, उभारने का प्रयास कौन करती है, सरकार करती है। इसलिए सरकार क्या करती है, कंट्रोल करती है, ताकि जो निजी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने
द्वारा उत्पादित संसाधनों का या चीज़ों का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे, जनता के हाथ से वो चीज़ें बाहर ना हो जाए, उनकी पहुँच से बाहर ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा जो प्याज है कभी कभी 100 रुपये केजी तक हो जाता है ना, कीमत इतना बढ़ जाता है कि वो 100 रुपये केजी हो जाता है। और ये 100 रुपये केजी पहुंचने में आप सभी को पता है कि एक तो मांग और सप्लाई का मैटर होता है। जब किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सप्लाई इतना नहीं होती तो उसकी कीमत क्या होगी, अपने आप बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मतलब करने लगते हैं या उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है ना कि बिना मेरे तो ये काम होने वाला नहीं है, तो लोगों की क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। जिससे आप ऐसे कहते हैं ना कि आजकल आपका भाव बढ़ गया है यानी कि इसका आपको ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ऐसे ही जब प्याज की कीमत ज़्यादा हो रही है, अगर आपका ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता तो क्या सरकार कंट्रोल करती? नहीं करती। आपकी पहुंच में आए तो आप प्याज खाइए, नहीं पहुंच में आता तो ना खाइए। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है, जैसे ही 100 रुपये केजी प्याज पहुँचता है आम जनता में हाहाकार मचता है और लोग परेशान होना शुरू होते हैं। वैसे सरकार एक्शन लेती है और वो सबसे पहले क्या करेगी, जो डंप रहती हैं चीज़ें, चूँकि आप सभी को पता है ये जो मार्केट में वस्तुएं आती हैं कौन लेके आते हैं, जो व्यापारी वर्ग होते हैं ये लेके आते हैं। कभी कभी ये जानबूझ करके कालाबाजारी करते हैं या जानबूझ करके सामानों को क्या करते हैं, डंप कर लेते हैं। डंप करने का मतलब वस्तुओं को गोदामों में ही इकट्ठा कर लेते हैं, उसे मार्केट में नहीं आने देते। फिर सरकार क्या करती है, छापा मारा जाता है ऐसी जगहों पे और फिर उन सामानों को मार्केट में बाहर निकाला जाता है ताकि वो वस्तुओं का जो सप्लाई है वो बढ़ सके और लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सके। अगर ऐसा कोई कुछ पूछना चाहता है, अगर ऐसा करने से भी कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर सरकार क्या करेगी, उस चीज़ का उत्पादन बढ़ाएगी। लेकिन उत्पादन एक नेचुरल प्रोसेस है, आज लगाएंगे कल प्याज नहीं होगा, 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद जितना भी उसमें समय लगता है उतने समय में होगा। इसके बाद क्या ऑप्शन है सरकार के पास, आयात करेगी, बाहर से वो प्याज को मंगाएगी और मार्केट में उपलब्ध कराएगी ताकि जो प्याज की कीमतें हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो हमारे यहाँ कोई भी वस्तु एक सीमा से ज़्यादा महंगा नहीं होने पाता, सरकार उस पर क्या करती है, नियंत्रण करती है और जो आम लोग हैं उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती है। इसीलिए हमारे देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और या कहीं निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र अपना मनमानी नहीं कर सकता है। ये आपके देश की अर्थव्यवस्था का जो है क्वालिटी है। अब आपके यहाँ क्या वस्तुओं की वैरायटी मिलती है या नहीं मिलती है, वैरायटीज यहाँ मिलती है बिकॉज यहाँ पे निजी क्षेत्र भी है जो आपको वैरायटी देता है। दूसरा, क्या आपको यहाँ गुणवत्ता मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ब्रांड भी मिलेगा और नॉन ब्रांड भी मिलेगा, यानी कि आपको बहुत गुणवत्ता वाली चीज़ें चाहिए तो आप थोड़े ज़्यादा कीमत दे करके आप बहुत गुणवत्ता वाली चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगर आपके पास कम पैसे हैं या जिससे नहीं है तो आपके लिए सरकारी व्यवस्था भी है, सरकारी स्कूल कॉलेज भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, सरकारी बहुत सारे जो संस्थान हैं वो सरकार क्या करती है, उपलब्ध कराती है। जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो निजी चीज़ों का उपभोग कर सके वो सरकारी चीज़ों का उपभोग करते हैं बड़े पैमाने पे। तो इसलिए आपकी अर्थव्यवस्था में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप सभी लोग भी इन दोनों चीज़ों से क्या है, घिरे हुए हैं। जिनका अच्छा इनकम उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में, जिनके पास अच्छा इनकम नहीं है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं या हॉस्पिटल में या कहीं भी आप देखेंगे तो जाते हैं। जैसे आप लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं ये क्या है, सार्वजनिक है ना, सरकार की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है। जिनके आर्थिक रूप से उन्हें पहुँच नहीं होती है वो भी उन सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सके, जो बड़े नगरों महानगरों में जा करके अच्छा पैसा देने के बाद बच्चों को उपलब्ध होता है। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं ना तब तक आप उतनी अच्छी तरीके से जागरूक नहीं हो पाते हैं या आपका जो माइंड है ना उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आप कुछ 1-2 सब्जेक्ट लेकर के BA BSc कर लेते हैं और आपको उस सब्जेक्ट का भी ठीक से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इतने अच्छे से ना तो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और ना ही आप लोग कभी उतना सीरियस होकर उस मुद्दे को पढ़ते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं और आप मेंटली फिजिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि हमें ये पढ़ना है, ये जानना है, बिकॉज आपको इसी आधार पे आगे अपने कैरियर को बनाना है। और यहाँ से आप हर सब्जेक्ट को समझने का प्रयास कर
समझते हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से समझ में भी आता है। और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। फिर आपको पता होता है कि कोई वस्तु महंगी हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा, या तो उत्पादन घट गया होगा, या तो सप्लाई में बाधा आ रही है, या फिर वस्तुओं को क्या कर दिया गया होगा, डंप कर दिया गया होगा। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप ये चीज़ ना पढ़ते तो आपको कैसे समझ में आता? आपको ये लगता है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, जबकि सरकार ही कुछ करती है तभी वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। और वो कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, अब आपको ये भी समझ में आएगा कि इसके लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाएगी तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बात समझ में आया? यानी कि सरकार की भूमिका के आधार पे दुनिया में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। पहली पूंजीवादी, दूसरी, तीसरा मिश्रित। पूंजीवादी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल USA, और समाजवादी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल चीन, और मिश्रित का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका भारत। वस्तुओं का सबसे ज़्यादा वैरायटी कहाँ देखने को मिलेगा? पूंजीवादी में। सबसे ज़्यादा गुणवत्ता कहाँ देखने को मिलेगा? पूंजीवादी में। सरकार का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप या पूरी तरह से कंट्रोल कहाँ रहेगा? समाजवादी में। सरकार का कहाँ पे बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा? निजी में या पूंजीवादी में। और कहाँ पे सरकार का निजी क्षेत्र पर आंशिक कंट्रोल रहेगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मांग और आपूर्ति जो घटक है सबसे बढ़िया कौन से अर्थव्यवस्था में काम करता है? पूंजीवादी में। और कौन से अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होगा? और कहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत नाम के बराबर या नहीं होता? समाजवादी में होता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ पे साथ साथ काम करते हुए दिखेंगे? कहाँ पे दोनों में सह अस्तित्व होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। क्लियर है? कहीं से कोई समस्या किसी को भी? तो ये तो हो गया सरकार की भूमिका के आधार पे। इसके अलावा जो मतलब एक होता है ना कि आपकी अर्थव्यवस्था या आपके देश से दुनिया के अन्य देशों में आयात निर्यात होता है या नहीं, इसके आधार इस आधार पे कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। एग्जाम में ये पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये किसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था? हाँ, LPG जो लाया गया था आपके यहाँ, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जब कोई देश दुनिया के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता, ना तो वो किसी को कुछ देता है और ना ही किसी से कुछ लेता है, तब उसे हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। जैसे आप लोगों में से अगर कोई इंसान है जो ना तो किसी की मदद करते हैं ना किसी की मदद लेते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं। तो ऐसी क्या कोई अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है आपके सामने दुनिया में कोई ऐसा देश? नॉर्थ कोरिया। धीरे धीरे वो भी अपने आप को क्या कर रहा है? ओपन कर रहा है, खुल रहा है। यानी कि अब विशुद्ध रूप से, विशुद्ध का मतलब समझते हैं? एकदम शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। यानी कि विशुद्ध रूप से अब इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अभी आप किसे कह सकते हैं? नॉर्थ कोरिया को कह सकते हैं। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सा है? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? बिल्कुल सेम अपोजिट। जो देश दुनिया के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करता है वो कैसा हो जाएगा? खुली अर्थव्यवस्था। और वर्तमान में दुनिया के सभी देश लगभग इसी के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो आप बताएं, खुली अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है या बंद अर्थव्यवस्था? हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे आपका जो यूपी है, यूपी में कौन सी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है? खाद्यान्न उत्पादन में हम नंबर 1 रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उत्पादन यूपी में बहुत होता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। बता सकते हैं 2 फसलों के नाम? आगे आपको इकोनॉमी में पढ़ना है। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ओके, और आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और आलू हो गया, गन्ना हो गया, और गेहूँ भी। और प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब करता है। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये इकोनॉमी में हम कृषि वाले, एग्रीकल्चर वाले जो चैप्टर होगा ना, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे।
फिलहाल तो आपको पता हो कि जैसे मान लीजिए यूपी है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, खाद्यान्न, खाने वाली चीज़ें। अब जो फ्रूट्स वगैरह हैं, खास करके जैसे सेब हो गया या जो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, वैसे फ्रूट्स ज़्यादातर कहाँ होंगे, कश्मीर, हिमाचल ऐसे क्षेत्रों में। एप्पल वगैरह क्या आपके यूपी में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ लेकिन एप्पल यहाँ की मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। और वही बहुत सारे फल, फ्रूट्स, सब्जियाँ जो यहाँ नहीं होती वो आपके मार्केट में उपलब्ध है। यानी कि हम उन राज्यों से ऐसी चीज़ों को मंगाते हैं। और क्या कश्मीर में खाद्यान्न उत्पादन होता है बड़े पैमाने पे? नहीं होता। वहाँ पे खाद्यान्न मैदानी बेल्ट से ज़्यादा है। ऐसे ही अगर ये आदान प्रदान हम आपस में ना कर दे तो क्या दोनों राज्यों की ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो पाती? नहीं हो पाती। सेम यही आपके विश्व स्तर पे भी होता। सभी देश का जो जलवायु है वो अलग अलग है। आपने पढ़ा भी होगा ना, जियोग्राफी पढ़ा है आपने, उसमें पढ़ा होगा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शीत कटिबंध में आते हैं। और हर जगह अलग जलवायु है, हर जगह अलग अलग प्रकार के फसल, अलग प्रकार के फल होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनसे उन चीज़ों को लेते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, और उनके पास जो नहीं है वो हमसे उसको लेते हैं। जैसे सऊदी अरब और जो कंट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम जो कंट्रीज़ हैं, आगे बढ़ाएंगे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से संगठन हैं, वहाँ पे मीठे पानी के रिसोर्सेज नहीं, लेकिन उनके पास पेट्रोल बहुत है। तो क्या करते हैं, पेट्रोल को वो निर्यात करते हैं, मंगाते हैं, और हम उनको स्वच्छ वाटर और खाने पीने की चीज़ें को निर्यात करते हैं। तो आपकी जो खुली अर्थव्यवस्था है ये क्या होती है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि हर किसी की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा निर्भरता के आधार पे कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं? निर्भरता के आधार पे एक आत्मनिर्भर हो गया, और परस्पर निर्भर हो गया, और तीन होती है। हाँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक तो आत्मनिर्भर हो गया, एक परस्पर निर्भर हो गया, और एक निर्भर। यानी कि आत्मनिर्भर का मतलब समझते हैं, जब स्वयं की जरूरतें आप स्वयं से पूरा कर लें तब क्या होते हैं, आत्मनिर्भर। और आप लोग आत्मनिर्भर कब होते हैं, जब आपके पास जॉब होता है या इनकम का कोई साधन होता है, बिजनेस हो, जॉब हो, कृषि, कुछ भी, जहाँ से आप अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। जब आप अपनी ज़रूरतों को अपने मेहनत से, अपनी चीज़ों से पूरा कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था भी पूरी दुनिया में 3 प्रकार की है। एक तो है आपका आत्मनिर्भर, यानी कि जो अपनी सारी ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सकते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में भी कुछ कंट्रीज आते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हैं, अगर वो बाहर से ना भी मंगाए तो भी वो अपनी ज़रूरतों को पूरा काफ़ी हद तक कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम कौन सी अर्थव्यवस्था में आएंगे? परस्पर निर्भर, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर। पेट्रोलियम के लिए हम पेट्रोलियम कंट्रीज पर निर्भर हैं, और बाकी जो लोहा है, कोयला है, इसके लिए हम दूसरे कंट्रीज पर निर्भर होते हैं। यानी कि हम कैसी अर्थव्यवस्था हैं, परस्पर निर्भर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था की मिलेगी? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था के ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करते हैं। आत्मनिर्भर के बहुत कम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। निर्भर जो आपकी अर्थव्यवस्था, इसके भी बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं। निर्भर का मतलब समझते हैं ना, आश्रित। जब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर हो, जैसे आपका कपड़ा, खाना, फीस, सारी ज़रूरतें को अगर मम्मी पापा पूरा कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, आप मम्मी पापा पर निर्भर हैं, आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। लेकिन आप जो कुछ ज़रूरतें अपने मम्मी पापा की पूरा कर रहे हैं, कुछ ज़रूरतें वो आपकी पूरा कर रहे हैं, तो आप कैसे हो गए, परस्पर निर्भर हो गए। तो निर्भर जो अर्थव्यवस्था है, जैसे आपने नाम सुना होगा अक्सर कि जो चाइना है वो पाकिस्तान की जो राजनीति है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, क्योंकि उसको वो फंड बड़े पैमाने पे देती है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करती है, और उसके बाद वहाँ की जो डिसीजन है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो राजनीति है, उसको कंट्रोल करता है चाइना। और साथ ही इसके पहले अमेरिका भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान की चीज़ों को कंट्रोल करता था, क्योंकि वो भी बड़े पैमाने पे उसको डोनेशन देता था। जब बहुत ज़्यादा आतंकी गतिविधियाँ होने लगी और जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गया, तब धीरे धीरे करके अमेरिका ने इस चीज़ को कम किया। लेकिन अभी भी क्या है, चाइना का हस्तक्षेप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा नेपाल का,
बहुत ज़्यादा गरीबी है। अभी भी नेपाल भारत और चाइना पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। आपने नाम सुना होगा भूटान का। भूटान की विदेश नीति तो सीधा भारत ही कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, किसी न किसी रूप में भारत पे निर्भर है, पाकिस्तान चाइना पर निर्भर है। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ हैं। और परस्पर निर्भर में तो आपका भारत आता है, और लगभग बहुत सारी कंट्रीज आपके देखने को मिलेंगे जो कैसी हैं अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। एक तो हो गया आपका बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। दूसरा आप देख रहे हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के आधार पर भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, और इसके अलावा सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, और इसके अलावा जो आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो चल रहा है वो कृषि पर निर्भर है, या वहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं, या सेवा क्षेत्र का ज़्यादा विकास है। इस आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, और विकास के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। और एक एग्जाम्पल आपको मैंने और क्या बताया है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ों से आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है। जैसे अगर आपके क्षेत्र में जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को हिंदी में क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है आपके देश के अंदर, चाहे वो विदेशी या इंडियंस के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु और सेवाएं हैं, वो टोटल कितना उत्पादित हो रही है, उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये भी पढ़ाएंगे आगे की चैप्टर में बहुत अच्छे से। ये जो आपके देश के अंदर उत्पादन किया जा रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, किसका उत्पादन होता है, वस्तु का और सेवा का उत्पादन होता है। जैसे आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये क्या है, वस्तु है या सेवा? सेवा है ना। हम आपको ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, यानी कि आपको सेवाएं दे रहे हैं। तो जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आपके देश के अंदर हो रहा है, ये मतलब इसमें जो इससे इनकम होता है वो कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो सरकार को पैसे मिल रहा है या सरकार की जो अर्थव्यवस्था इंडिया की चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी फील्ड का है? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तो अगर किसी देश की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है या 50% से ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का हो तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि वहाँ पे तृतीय क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा इनकम आता है। और अगर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें या जो जीडीपी है उसमें 51% या 50% से ज़्यादा का योगदान आपका द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र से आता है तो उसे क्या कहेंगे? उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। जैसे जापान वगैरह में बड़े पैमाने पे उद्योग धंधों का विकास हुआ है। और अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो बहुत पिछड़ी हुई है, जहाँ पे जीडीपी का 50% से ज़्यादा जो आता है या जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान कृषि का रहता है, ये कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। बहुत आसान। जीडीपी में जो जीडीपी का मैंने आपको बता दिया ना, जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। और उत्पाद में क्या? वस्तुओं और सेवाओं का। सकल घरेलू उत्पाद किसका? वस्तुओं और सेवाओं का। ये जो उत्पादन किया जा रहा है ये कैसे? बिना पैसे के तो होता नहीं। कोई भी वस्तु बनानी हो तो पैसे लगते हैं ना, या किसी को कोई सेवा उपलब्ध करानी हो तो पैसे लगते हैं। जैसे आपको ये जो सेवाएं दी जा रही हैं इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है ना। टीचर्स होते हैं, उनकी सैलरी, बोर्ड है, मार्कर है, लाइट है, कैमरा है, इसमें क्या है? पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं ना। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, तो ये पैसे लग रहे हैं ना। ये पैसे कहाँ से आ रही है? सरकार अपनी बजट से दे रही है। और ये जो पैसे मतलब ये जो सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है इसमें जो पैसे लग रहे हैं उस पैसे का कलेक्शन होता है। आप सभी को पता है कि टैक्स के रूप में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और बाकी जो सरकार का अपना खुद का निजी क्षेत्र है उन सबसे जो पैसे आते हैं, बहुत सारे सरकार और भी तरीके हैं वो सब बताएंगे आपको। ये जो पैसे सरकार कलेक्ट कर रही है इसमें जो योगदान है अगर वो कृषि क्षेत्र से ज़्यादा आ रहा है तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? कृषि आधारित हो गई। और ये जो पैसे का अर्न सरकार के को हो रही है, सरकार कर रही है, इसमें अगर उद्योग धंधों से सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र से आ रहे हैं, तो कौन सी अर्थव्यवस्था? उद्योग धंधों पर आधारित अर्थव्यवस्था। और अगर सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में पैसे कलेक्ट हो रहे हैं या योगदान दे रही है वो सेवा क्षेत्र से आ रहा है तो कौन सी अर्थव्यवस्था? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो अगर आपसे कोई पूछे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे
योगदान है वो सेवा क्षेत्र से हो तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था? सेवा आधारित। और इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं कौन सी देखने को मिल रही हैं? जैसे आपका क्या है, अमेरिका वगैरह है, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। अच्छा, अब आप क्या बता सकते हैं कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में से भारत की अर्थव्यवस्था किसमें आएगी? कृषि आधारित। बताइए। कृषि आधारित। हाँ, भूल गए आप लोग। आपकी अर्थव्यवस्था इनमें से किसी में नहीं आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया ना, इसमें एक पॉइंट और जोड़िएगा। जब किसी देश की जो जीडीपी है इसमें 50% से योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का रहा और रोजगार भी 50% से ज़्यादा कौन दे रहा हो? सेवा क्षेत्र दे रहा हो, तो कौन सी अर्थव्यवस्था? सेवा आधारित। और अगर 50% से ज़्यादा योगदान जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र दे रहा है और 50% से ज़्यादा वो रोजगार भी दे रहा है, तो वो कौन सा हो गया? आधारित, उद्योग आधारित। लेकिन अगर जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र से आ रहा है और 50% से ज़्यादा रोजगार कृषि में मिल रहा है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था? कृषि आधारित। तो क्या भारत में 50% से ज़्यादा योगदान कृषि का है या 50% से ज़्यादा जो रोजगार है वो कृषि देती है? तो क्या कौन सी अर्थव्यवस्था में आया? किसी में नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया में 50% से ज़्यादा जीडीपी में जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है और रोजगार में 50% से ज़्यादा जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है। तो आप इसे किसी में भी नहीं रख सकते। ये भी क्या हो गया? मिश्रित हो गया, क्योंकि रोजगार 50% से ज़्यादा कौन दे रहा है? कृषि। और इनकम 50% से ज़्यादा कौन दे रहा है? सेवा। इसलिए आपका इनमें से किसी में फिट नहीं बैठेगा। तो आप बता सकते हैं सेवा आधारित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जिसमें जीडीपी में, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का हो और 50% से ज़्यादा रोजगार सेवा क्षेत्र दे रही हो, तो अर्थव्यवस्था कैसा हो गया? सेवा आधारित। और सेम यही कंडीशन अगर उद्योग धंधों के साथ बन रहा है तो कौन सी अर्थव्यवस्था? उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। और यही कंडीशन अगर कृषि के साथ बन रहा है तो कौन सी अर्थव्यवस्था? कृषि आधारित। सिंपल सा उत्तर है ना? कोई दिक्कत परेशानी ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको, विकास के आधार पर भी दुनिया में कंट्रीज को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया कि विकसित, विकासशील और अल्पविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ये जो हाँ बेटी, संसाधनों का पूर्ण रूप से संशोधन करके विकास में। हाँ सही है, यानी कि उनके पास जो संसाधन है उसका उपयोग करके जब हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उसे विकसित कहा जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल या आप डिफाइन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया कि जब वो 50% से ज़्यादा योगदान वहाँ सेवा क्षेत्र देने लगे जीडीपी में और रोजगार भी सेवा क्षेत्र देने लगे, तो ऐसे देश क्या होते हैं? मैक्सिमम उदाहरण किसके हैं? विकसित अर्थव्यवस्था के, जैसे कि अमेरिका और बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज। वो कैसे हैं? आपके विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं, जहाँ पे सेवा क्षेत्र से ज़्यादा इनकम होता है और रोजगार भी सेवा क्षेत्र ज़्यादा देने लगता है, तब वो क्या हो जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था होता है। साथ ही मैं आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगी कि जिस देश में डॉलर में नागरिकों का प्रति व्यक्ति आय कितनी डॉलर होगा तो विकसित होगा, प्रति व्यक्ति जो आय है डॉलर में कितना होगा तो विकासशील होगा। अभी आपका जो ये आपने 3 प्रकार पढ़ा ना, इसको फिर से और भी ज़्यादा वर्गीकृत किया गया है। विकासशील को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका उच्च विकासशील और एक आपका निम्न और मध्यम, ऐसे करके भी बांटा गया है। जिसमें आपका जो चाइना है ये विकासशील में तो आता है, लेकिन ये क्या है? उच्च आय वर्ग में आता है, और इंडिया मध्यम आय वर्ग में या निम्न आय वर्ग में आता है। ये सारे
सारी चीज़ें आगे की चैप्टर में मिलेंगी, अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो अभी आप देखेंगे विकास के आधार पे, वैसे तो 3 प्रकार हैं आपके, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, लेकिन विकासशील को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, एक उच्च और दूसरा मध्यम। भारत किस में आएगा? मध्यम में, और चाइना किस में आएगा? उच्च विकासशील में आएगा। तो 3 प्रकार हो गए, आपका हो गया विकसित और दूसरा आपका विकासशील। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? भारत विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा इनकम कौन से क्षेत्र का होता है? जीडीपी में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र दे रहा है, अभी बात हुई है ना। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा कौन दे रहा है आपका? कृषि क्षेत्र दे रहा है। आज भी 50% से ज्यादा रोजगार आपका कृषि क्षेत्र दे रहा है। और हम कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी कि हम अभी विकसित की तरफ अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब ये हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? ऐसा देश जहाँ पे उद्योग धंधों का और सेवा क्षेत्र का विकास बहुत ही कम हुआ रहता है, जहाँ पे लोग अभी भी कृषि पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है वो ज़्यादातर किस में आएगा? आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के तहत आएगा। दुनिया में अल्प विकसित कंट्रीज कौन से महाद्वीप में ज़्यादा देखने को मिलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अर्ध महाद्वीप भी कहते हैं ना। काफ़ी देर में वहाँ जागरूकता आई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत देर में पता चला। तो वहाँ पे आपकी क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और विकसित अर्थव्यवस्थाएँ कौन से महाद्वीप में? अमेरिका महाद्वीप भी है, यूरोप महाद्वीप भी है। अमेरिका महाद्वीप 2 है, उत्तरी और दक्षिणी भी है। यहाँ सब आपको विकसित अर्थव्यवस्थाएँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी ज़्यादा? कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और अल्प विकसित कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। तो विकसित का मतलब समझ गए, जहाँ पे सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान 50% से ज़्यादा दे रहा हो और रोजगार भी 50% से ज़्यादा दे रहा हो, वो मैक्सिमम क्या होती हैं? विकसित अर्थव्यवस्था होती है। और अगर किसी कंट्री में जीडीपी में योगदान आपके जो उद्योग धंधे होते हैं इनका और सेवा क्षेत्र का मिला जुला रहता है और रोजगार भी ये देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? विकासशील हो जाता है। विकास यहाँ पे अभी सभी क्षेत्र काम कर रहे हैं। आपका जो तृतीय क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है उसका तेजी से विकास हो रहा है। आपके विकसित में क्या होता है? द्वितीय और तृतीय का विकास हो चुका होता है काफ़ी हद तक। और विकासशील में क्या होता है? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का विकास हो रहा होगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय समझते हैं? नहीं समझ रहे होंगे तो आगे बताएंगे। प्राथमिक का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो आपके किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय में जब हम उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक नया रूप दे देते हैं तो वो आपका द्वितीय में आता है। और आपके प्राकृतिक और द्वितीय जो क्षेत्र के उत्पाद हैं इन्हीं को आप तक पहुंचाने का काम कौन से क्षेत्र में होता है? तृतीय क्षेत्र में होता है। जैसे कृषि कौन से क्षेत्र में है? प्राथमिक। वानिकी कौन से क्षेत्र में आएगा? वानिकी मतलब वन लगाना, उससे फल प्राप्त करना, में आएगा ना। वानिकी भी किसमें? ये आप अभी नेचर से कनेक्ट हैं। पेड़ पौधे क्या है? नेचर की देन होती है ना। पेड़ पौधे फसल ये सब किसकी देन है? नेचर का माना जाता है। यानी कि आप मिट्टी में पेड़ लगाते हैं, उससे जो फल आता है उसमें योगदान किसका है? नेचर का ज़्यादा है। और आपका मत्स्य किसमें आएगा? मत्स्य मतलब मछलियों का उत्पादन प्राथमिक। कुक्कुट पालन प्राथमिक में ही आएगा। खनन, उत्खनन उत्पादन मतलब प्राथमिक नहीं है। उत्पादन नहीं बेटे, उत्पादन तो आप द्वितीय क्षेत्र में भी करेंगे। संस्करण नहीं, उत्पादन के बाद प्रसंस्करण होता है ना। सही है कि उसमें प्रसंस्करण होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम वहाँ पे एक नया रूप देते हैं। जैसे लोहे को ले जा करके फिल्टर करके हम कुछ और रूप देते हैं ना, वहाँ पे उत्पादन भी होता है, प्रसंस्करण भी होता है। तो यानी कि जो चीज़ें आपको नेचर से डायरेक्ट मिल रही हैं, जहाँ आप नेचर
दोनों प्रकार के खनन किए गए हैं, तो खनन भी हुआ है और खनन भी हुआ है, तो बताएं। खनन जब पहली बार होता है, अच्छा, पहली बार तो खनन और दूसरी बार है तो उत्खनन। कुछ बचा रहे दूसरी बार भी करें। नहीं बेटे, वो भी खनन ही होगा। लगता है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। खनन और उत्खनन में अंतर है। खनन का मतलब होता है जब गहरी खुदाई हो, जब डीप हो खुदाई तब वो क्या हो गया, खनन। और जब उथली खुदाई हो तब क्या हो गया, उत्खनन। गहरी खुदाई को क्या कहेंगे, खनन। और जब उथली खुदाई होती है तब उत्खनन। एक होता है लंबवत खनन और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर। और पता है तो दोनों प्रकार का किया जाता है ना। आपने मतलब हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई है वो दोनों प्रकार से किया गया। एक तो गहराई भी देखा गया, गहराई इसलिए देखा गया कि कितनी बार बसा, कितनी बार उजड़ा, कितना पुराना है। और जो ये खनन किया गया ये इसलिए किया गया कि इसका क्षेत्र विस्तार कितना है, इनमें आपस में क्या समानता देखने को मिलती है, क्या इसमें विभिन्नता है। इसलिए दोनों प्रकार के खनन कराए गए हैं आपकी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक ना। ऐसे ही आपका जब इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ आपका सब में मिक्स देखने को मिलेगा। तो खनन और उत्खनन किसमें आ गए, प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर है, प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, अच्छा चलिए आप लोग बताइए, अगर कपास का उत्पादन करते हैं तो कौन सा क्षेत्र, और उसी कपास से अगर वस्त्र बनाते हैं तो कौन सा क्षेत्र, और उसी वस्त्र को अगर दुकान से बेच दिया जाए तृतीय क्षेत्र। आपको सेवा दे रहे हैं ना। साथ ही अगर हम जमीन से पेट्रोल निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र है। पेट्रोल निकालना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। पेट्रोल को रिफाइनरी में ले जाकर, मतलब आप सभी को ये जानना चाहिए कि जो हम जमीन से निकालते हैं ना वो क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल। कच्चा तेल का मतलब है कि उसमें आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सब मिक्स होता है। ऐसा नहीं होता एक जगह खुदाई करेंगे तो पेट्रोल निकलेगा, दूसरी जगह खुदाई करेंगे तो डीजल निकलेगा, कहीं और खुदाई करेंगे तो कैरोसिन। वो सारे क्या होते हैं, एक साथ मिक्स अवस्था में पाया जाता है। उसी को कहा जाता है प्राकृतिक तेल, उसी को कहा जाता है क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। उसको लाया जाता है और फिर रिफाइनरी में उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का निकलता है वो कहलाता है पेट्रोल, जो दूसरे नंबर का होता है वो कहलाता है डीजल, और जो थर्ड क्वालिटी का होता है वो क्या कहलाता है, कैरोसिन। और जो लास्ट में बचता है कचरा, उसका उपयोग करके बनता है तेल, शैम्पू, क्रीम पाउडर। आपने लिखा होगा ना पेट्रोलियम जेली, ब्रेसलेट पे लिखा होता है ना पेट्रोलियम जेली, वो पेट्रोल के कचड़े से बना होता है क्योंकि वो कचरा क्या होता है, लिसा होता है। तो ये जो कच्चा तेल निकाला जाता है ना इसी को रिफाइन करके 4 रूप में इसको बांट दिया जाता है। तो जब हम तेल को निकालते हैं तो कौन से क्षेत्र में आ गया, प्राथमिक। इसको हमने प्यूरिफाई किया, फिल्टर किया, इसको 3-4 भागों में जो बांट दिया गुणवत्ता क्वालिटी के आधार पे, ये कौन से क्षेत्र में आ गया, द्वितीय। और फिर इसी पेट्रोल को आपके पेट्रोल पंप के माध्यम से आपके गाड़ियों तक पहुंचाया गया या आपके पहुंच में लाया गया, ये कौन से क्षेत्र में आ गए, द्वितीय क्षेत्र में आ गए। कंफर्म हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो आपको नेचर से डायरेक्ट मिले वो प्राकृतिक, जिसको इंसान ले जा करके उसका स्वरूप बदल दे वो आपका द्वितीय, और प्राथमिक और द्वितीय चीज़ों को जो आप तक पहुंचा दे वो क्या हो गया, द्वितीय। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि आधारित क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग आधारित क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। अगर कोई कहे कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र क्या है तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के ही नाम है। कन्फर्म हो गया। जैसे हम पढ़ के आ रहे थे खनन उत्खनन, उसमें मैंने आपको बताया कि खनन उत्खनन आपका क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और खनन में हम क्या करते हैं, गहरी खुदाई करते हैं, और उत्खनन में क्या होता है आपका, उथली खुदाई की जाती है। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी,
अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के घटक क्या हैं, अर्थशास्त्र के क्या घटक हैं, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बाद दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग आधारों पे भी आपने उन सबको बहुत ही अच्छे से समझा। क्या आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो रही है, कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो तो आप लोग अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं और घर जाकर के एक बार रिविजन करने के बाद भी दोबारा भी इसको आकर के पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास बुक्स हैं, जो मैंने समझाया है याद रहेगा। कल अगर क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप लोग उत्तर देने में सक्षम होंगे? दे लेंगे। अगर समझा होगा अच्छे से तो उत्तर दे लेंगे, थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ, और अगर नहीं समझा होगा तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए पूछ रही हूँ, अगर नहीं समझा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसको फिर से रिपीट करके आप लोगों को क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। जैसे बताएं, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक बाजार या उद्योग किसके घटक हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजट, ये सब किसके घटक होंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के घटक ये माने जाएंगे। जब सरकार मनी को या अर्थ को या पैसे को सेंटर में रख के अपने देश की जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्य करती है तो ये क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। अपनी सीमित मतलब अपनी असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए जब सीमित और अमूल्य या बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करके अपनी जो असीमित जरूरतें इसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है तो ये हम किसमें पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र के में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के तहत ये सारी चीज़ें आपको मतलब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओके, आपका जो मूल्य सिद्धांत है, उपभोक्ता सिद्धांत है, उत्पादन सिद्धांत है, ये आपका क्या है बताएं? उपभोक्ता सिद्धांत क्या है? वो करने वाला उपभोक्ता सिद्धांत में हम पढ़ते क्या है? जब कोई उपभोक्ता अपने पैसे का उपयोग अपने सभी मदों में करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त करता है उसका अध्ययन किस में करेंगे? उपभोक्ता सिद्धांत में। अपनी इनकम को या अपने पैसे को अपनी सभी मदों में अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो अध्ययन किस में कर रहे हैं? उपभोक्ता सिद्धांत में। और उत्पादन सिद्धांत क्या कहता है? उत्पादन सिद्धांत में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई है, बिल्कुल। यानी कि जो उत्पादन करने वाला है वो ये देखता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करने पे और कितना करने पे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। वो किसमें पढ़ेंगे हम? उत्पादन सिद्धांत में। यानी कि वस्तु का कितना उत्पादन करना है और कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है जिससे उसे क्या हो? लाभ प्राप्त हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। वो कौन सा सिद्धांत है? उत्पादन सिद्धांत। और मूल्य सिद्धांत के तहत मूल्य को कंट्रोल किया जाता है कि कितनी मूल्य वृद्धि इसमें होनी चाहिए कि जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना हो जाए, क्योंकि दोनों स्थितियाँ क्या होती हैं? अच्छी नहीं होती हैं या खतरनाक होती है। अगर मूल्य बढ़ा देंगे तो उपभोक्ताओं को समस्या होगा, उनके बहुत से चीज़ें बाहर होंगी, और अगर मूल्य घटा देंगे तो उत्पादक को समस्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो उपभोक्ता और उत्पादन जो सिद्धांत है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मूल्य सिद्धांत। या उपभोक्ता, उत्पादन और मूल्य सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? मूल्य सिद्धांत, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि इन दोनों की ये दोनों जो सिद्धांत हैं वो सही से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उत्पादक को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन उपभोक्ता को नुकसान हो जाएगा ना। क्या वो अपने सभी मदों को पूरा करके संतुष्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मूल्य बढ़ा तो उपभोक्ता को
दिक्कत। और अगर मूल्य घटा तो किसको नुकसान? उत्पादक को। क्या वो उत्पादन करेगा सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? अगर उसे नुकसान होने लगेगा तो नहीं करेगा। इसीलिए तीनों सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? मूल्य सिद्धांत। कंफर्म है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। दुनिया के अन्य देशों से जो कनेक्शन होता है, जो मतलब एक तरीके से कि आदान प्रदान होता है, उस आधार पे कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं? 2। एक कौन सा? एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पे कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में? 3। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? हाँ बिल्कुल। और जीडीपी में योगदान के आधार पे कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी आप लोगों ने? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सेवा आधारित, उद्योग आधारित और कृषि आधारित। साथ ही निर्भरता के आधार पे कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आत्मनिर्भर, परस्पर निर्भर और निर्भर अर्थव्यवस्था। कंफर्म है ना? इसमें से कोई भी एग्जाम्पल या इसमें से कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो आप लोग कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी और हर बच्चे से करूँगी, क्योंकि ये जो चैप्टर था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो ये आपका आज खत्म हो गया। आज मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा दिया, एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न पूछूंगी जो एग्जाम में आए हैं वो भी, और जो आने की संभावनाएं हैं वो भी, और जो भी मैंने आपको समझाया है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बेटी। अर्थशास्त्र के घटक। अर्थशास्त्र में आपके घटक क्या है? अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया 2 प्रकार के हैं। एक हो गया आपका व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि का तो आपको मैंने बताया ही 3 है। कौन कौन से बताइए? व्यष्टि मतलब व्यष्टि आपके साथ में आप देख रहे हैं ना, जो एक व्यक्ति होगा, एक उत्पादक होगा, एक फर्म, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? आपके व्यष्टि में आ जाएंगी। और आपके समष्टि में क्या आ जाएंगे? हाँ, बजट, बेरोजगारी, आपका मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आपके इस तरह के जितने भी बड़े पैमाने पे काम होगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो सब किस में आ जाएंगे? आपके समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएंगे। तो ये 2 प्रकार हैं, और दोनों के मैंने ये भी बताया डिफिनेशन की छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे इसको पढ़ते हैं। तो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम सिंगल इकाई को लेते हैं या सबसे न्यूनतम इकाई को लेते हैं, और समष्टि में हम समस्त इकाई को लेते हैं, या हम उसमें संपूर्ण जो आपकी अर्थव्यवस्था आ जाती है हम उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या अभी तक जो पढ़ा, या और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट डे फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में अगर किसी को कोई असुविधा हो तो पूछ सकते हैं, या कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो मैं आप लोगों को फिर से समझा सकती हूँ। क्लियर है बेटे सभी को? एकदम कंफर्म? अच्छा चलिए हम ही पूछ लेते हैं। सरकार का हस्तक्षेप कौन सी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से रहता है? और किसमें नहीं रहता? पूंजीवादी। और किसमें आंशिक रूप से रहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कौन सी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा होता है? और कौन सी अर्थव्यवस्था में नहीं होता? और कहाँ पे परस्पर देखने को मिलता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आपको वस्तुओं और सेवाओं का वैराइटीज या बहुत ज़्यादा मात्रा या और विविधता सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेगा? पूंजीवादी में। और सबसे कम देखने को कहाँ मिलेगा? और कहाँ पे आंशिक रूप से मिलेगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिलेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यानी कि जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, जहाँ दोनों परस्पर या साथ साथ काम करते हो,
वो अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और कौन सी अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? पूंजीवाद में आपको गुणवत्ता ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। मांग और आपूर्ति जो कारक है ये कौन सी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति जो कारक है ये कंट्रोल करता है। मतलब आप लोगों को क्लियर है, आज तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। उम्मीद है कल भी आप लोग इसी तरह से उत्तर दे पाएंगे, तो कोई समस्या नहीं है। तो आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को, यानी कि हम कल नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल दूसरे